दोस्तों, आपका आज फिर बीएस एकेडमी पे स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करें। उसका नाम है क्वांटम संख्या। यह टॉपिक रसायन विज्ञान से संबंधित है। इस टॉपिक के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड, चाहे नीट के एग्जाम हो। हर एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित आपको एक या दो क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे। आप उन क्वेश्चन को किस प्रकार से आसानी से सोल्व कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो लेक्चर में उसको समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्वांटम संख्या होती क्या है। क्वांटम संख्या होती क्या है? क्वांटम संख्या जैसे किसी व्यक्ति का आधार कार्ड होता है, उसी प्रकार से क्वांटम संख्याएं होती हैं। जैसे किसी व्यक्ति के आधार कार्ड में शहर, गांव, मोहल्ला, वार्ड नंबर, मकान नंबर होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे किसी आधार कार्ड में शहर, गांव, मोहल्ला, वार्ड नंबर और मकान नंबर होते हैं, उससे हम उस व्यक्ति की पहचान कर लेते हैं। उसी प्रकार से यहां पे इलेक्ट्रॉन की पहचान करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की पहचान करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की पहचान करने के लिए चार संख्याएं होती हैं, उनको कहते हैं हम क्वांटम संख्या। उनको क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या। इलेक्ट्रॉन की पहचान करने के लिए जो संख्याएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या। और अगर इसकी परिभाषा सही तरीके से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, आकार, अभिविन्यास और स्थिति को प्रदर्शित करने वाली संख्या को क्वांटम संख्या कहते हैं। परिभाषा से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यह समझना है क्वांटम संख्या होती क्या है। इलेक्ट्रॉन की जानकारी देती है, इलेक्ट्रॉन रहता कहां है, कौन से क्षेत्र में रहता है, किस प्रकार से रहता है और कौन से इसका चक्रण कैसा होता है, इसका चक्रण किस प्रकार से होता है, आपको इस क्वांटम संख्याओं से पता लगाया जा सकता है। आइए हम देखते हैं क्वांटम संख्याओं के बारे में। आइए देखते हैं क्वांटम संख्याओं के प्रकार के बारे में। क्वांटम संख्याएं चार प्रकार की होती हैं। क्वांटम संख्याएं चार प्रकार की होती हैं। पहली, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, इसको n से प्रदर्शित करते हैं, इसको n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी आपकी क्वांटम संख्या होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको L से प्रदर्शित करते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या इसको L से प्रदर्शित करते हैं। तीसरी आपकी क्वांटम संख्या होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको m से प्रदर्शित करते हैं, इसको m से प्रदर्शित करते हैं। लास्ट क्वांटम संख्या होती है आपकी चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, इसको हम S से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम S से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, ये चार प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन की जानकारी देंगी ऊर्जा के बारे में, आकार के बारे में, अभिविन्यास के बारे में और चक्रण के बारे में, और चक्रण के बारे में। ये चार क्वांटम संख्याएं हैं। सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और आपकी चक्रण क्वांटम संख्या। सबसे पहले अपन देखेंगे मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में।
देखो आसानी से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले इसका काम क्या होता है? कोष की जानकारी देती है, कोष की जानकारी देती है। सबसे पहली लाइन आपको याद करनी क्या है? ये किसकी जानकारी देती है? कोष की जानकारी देती है। दूसरी, कोष की ऊर्जा की जानकारी देती है, की जानकारी देती है। कोष की ऊर्जा की जानकारी देती है, कोष की जानकारी देती है, कोष की ऊर्जा की जानकारी देती है। इसका मान n बराबर 1 से लेकर 2, 3, 4 इंफिनिटी तक हो सकता है। 1, 2, 3, 4 से लेकर इंफिनिटी तक हो सकता है। फोर्थ, जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या इज इक्वल टू होती है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। कोष के नाम, कोष को प्रेजेंट किया जाता है कोष k से, l से, m से, n से। कोष को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? k से, l से, m से और n से। लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में आता है, वो है यह ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होती है। ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, अर्थात n बराबर 1 और n बराबर 2 हो तो किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी? n बराबर 2 की। यानी 3 हो तो 3 की ज्यादा होगी, 4 हो तो 4 की ज्यादा होगी, 5 हो तो 5 की ज्यादा होगी। एक डायग्राम भी बनाया जा सकता है ऐसे। ये आपका k है, ये आपका l है, ये आपका m है। ये आपका k है, ये आपका l है, ये आपका m है। अंदर से बाहर की ओर चलते हैं तो ऊर्जा बढ़ती है, अंदर से बाहर की ओर चलते हैं तो ऊर्जा बढ़ती है। इस क्वांटम संख्या की खोज की थी बोर ने। किसने की थी? बोर ने इस क्वांटम संख्या की खोज की थी। मुख्य क्वांटम संख्या की खोज किसने की थी? बोर ने। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कोष की जानकारी देती है, कोष की ऊर्जा की जानकारी देती है। इसका मान n बराबर 1, 2, 3, 4 से इंफिनिटी तक हो सकता है। एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या इज इक्वल टू 2n स्क्वायर होती है। कोष होते हैं आपके k, l, m और n। यह ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होती है, अर्थात n बराबर 1 और n बराबर 2 हो तो 2 की ऊर्जा ज्यादा होगी। अब इसको अपन कॉन्सेप्ट वाइज समझने की कोशिश करते हैं कि इसको याद कैसे किया जा सकता है। देखिए किस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं आसान तरीके से। देखो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सभी को पता होता है। जैसे कार्बन 6, इसका अपन इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p2। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस विन्यास में मुख्य क्वांटम संख्या कौन सी है, तो बच्चों आंख बंद करके पता लगा सकते हो। जो इसके आगे नंबर लिखा हुआ है ये आपकी क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। यह आपकी क्या है? मुख्य क्वांटम
संख्या। यह आपकी क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। और आपको पता होना चाहिए E बराबर -1/n²। ये आपका एक प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है E के 1/n², अर्थात n का मान बढ़ता है तो ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। n का मान बढ़ने पर ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए 1 2 3 4 5 n है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी? जो सबसे ज्यादा होगा 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1। तो आपको सबको पता चल गया मुख्य क्वांटम संख्या किस काम आती है? ऊर्जा की जानकारी देती है। दूसरी बात, यह अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो आप निकाल सकते हो, अगर n की वैल्यू 1 हो, n की वैल्यू 2 हो, n की वैल्यू 3 हो और n की वैल्यू 4 हो। 1 के लिए k होता है, l होता है, m होता है और n होता है। इसके लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या निकालोगे तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 4, n² लगाओगे तो 4, 2 इंटू 9 और 2 इंटू, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2, 8, 16 और 32। या आप अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या भी निकाल सकते हो। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है n बराबर 2 के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो 2n² से। 2n की वैल्यू कितनी है? 4 हो जाएगी, तो 8 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे n बराबर 2 के लिए? 8। और इस तरीके से भी आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या या एल्जीमुथल क्वांटम संख्या भी कहते हैं। एल्जीमुथल क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इसे हम L से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए कैसे समझा जा सकता है। दूसरी आपकी क्वांटम संख्या है द्विगुणसी क्वांटम संख्या। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? L से, या इसका नाम और है एल्जीमुथल क्वांटम संख्या। पहली बात, इसका मान n-1 होता है। याद रख लेना, इसका मान n-1 होता है। दूसरी बात, यह उपकोष के बारे में जानकारी देता है। उपकोष के बारे में जानकारी देता है, जानकारी देता है। थर्ड जो आपके सामने बात है वो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह आकार की जानकारी देता है। आकार की जानकारी देता है और आकार की जानकारी देता है, यह उपकोष के बारे में जानकारी देता है। इसका मान n-1 होता है। इसका मान कक्षीय कोणीय संवेग ज्ञात करने में किया जाता है। कक्षीय कोण संवेग ज्ञात करने में किया जाता है, उपयोग, इसके मान का उपयोग कक्षीय कोणीय संवेग ज्ञात करने में किया जाता है। कक्षीय कोणीय संवेग ज्ञात करने में किया जाता है। अब देखो इसके बारे में अपन डिटेल से देखते हैं। ये तो इसके बारे में नॉर्मल थ्योरी है। इसकी खोज की थी आपके सामने सोमरफील्ड ने। किसने खोज की थी इसकी? सोमरफील्ड ने। दिगंशी क्वांटम संख्या की खोज की थी सोमरफील्ड ने। यह, इसका मान n-1 होता है। यह उपकोष के बारे में जानकारी देता है, यह आकार की जानकारी देता है।
इसके इसके मान से के उपयोग से कक्षीय कोणीय संवेग का मान ज्ञात किया जा सकता है। कक्षीय कोणीय संवेग का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब देखते हैं इसका उपयोग, कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है। कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार से इसके क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता है। उपकोष के बारे में जानकारी देता है। तो L आपका 0 हो सकता है, L आपका 1 हो सकता है, L आपका 2 हो सकता है, L आपका 3 हो सकता है, L आपका 4 हो सकता है, L आपका 5 हो सकता है। इसके मान क्या होते हैं? n माइनस 1, n माइनस 1 होते हैं। अगर n की वैल्यू मान लो यहाँ पे 6 थी, तो यहाँ पे कितने आ गए? L 5। तो L बराबर 0 के लिए S कौन सा उपकोष होगा? P, D, F, G, H सीक्वेंस होगा। और ये सभी नाम होते हैं जो स्पेक्ट्रमी रेखाओं के नाम होते हैं। स्पेक्ट्रमी रेखाओं के नाम, ये सभी नाम स्पेक्ट्रमी रेखाओं के नाम हैं। S, P, D, F, G, H। और ये क्या होते हैं? उपकोष। क्या होते हैं? उपकोष। L बराबर 0 के लिए S, L बराबर 1 के लिए P, L बराबर 2 के लिए D, L बराबर 3 के लिए F। इसका नाम होता है शार्प, इसका होता है प्रिंसिपल, इसका डिफ्यूजन और इसका फंडामेंटल। ये इनकी स्पेक्ट्रमी रेखाओं के नाम होते हैं। S का मतलब शार्प, P का मतलब प्रिंसिपल, D का मतलब डिफ्यूज और F का मतलब होता है फंडामेंटल। ये स्पेक्ट्रमी रेखाओं के नाम होते हैं। L का मान 0, F और ये। अब दो इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूले बता देता हूं इसमें, जो उपयोग में आते हैं, जो बहुत ज्यादा उपयोग में आते हैं। उनको देखिए आप किस प्रकार से आप उनको सोल्व कर सकते हैं। दो फॉर्मूले आते हैं। एक तो कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या, एक होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है। उपकोष में कक्षकों की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2l प्लस 1 और 2l प्लस 1। आपको यह फॉर्मूला याद रखना है कक्षकों की संख्या। जैसे S बराबर के लिए L की वैल्यू होती है 0, P के लिए होती है 1, D के लिए होती है 2 और F के लिए होती है 3। तो आपको ऐसे निकालना हो कि S में कक्षकों की संख्या कितनी है। तो यहां पे फॉर्मूलों में L कितना होगा? 0 प्लस 1, तो ये वैल्यू होगी 1। P के लिए होगा आपका 2 इंटू 1 प्लस 1, कितने होंगे? 3। और 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। और आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि S कक्षक कितने होते हैं? 1। P उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 3। D में कितने होते हैं? 5। F में कितने होते हैं? 7। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो यह फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इस फॉर्मूले में इन सबको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, और ये क्या हो गए? अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अर्थात 2, 6, 10 और 14। तो आप सभी लोगों को याद होगा। दो कॉन्सेप्ट आपको याद करवा देता हूं कि किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। S के लिए, P के लिए, D के लिए, F के लिए। S के लिए उपकोष कितने होंगे? 1। कक्षक कितने होंगे? 1, 3, 5 और 7। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2,
6, 10 और 14। ये आप सब लोग याद कर सकते हो, ये बेसिक चीज है, इसको याद भी करना होगा। एस उपकोष में कितने कक्षक होंगे? 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। ठीक है। अब अपना इसमें दिगंशी क्वांटम संख्या में एक चीज और आती है, वो है आपकी कक्षीय कोणीय संवेग। कक्षीय कोणीय संवेग ये आप किस प्रकार से निकाल सकते हो, इसको देखो। आप कक्षीय कोणीय संवेग आप किस प्रकार से निकाल सकते हो? इसका फॉर्मूला होता है h/2 l+1 अंडर रूट l+1 तो L की वैल्यू आपको सबको पता है। अगर S के लिए निकालना हो तो L रख दो। S के लिए कक्षीय कोणीय संवेग क्या होगा? h/2 0 आएगा, तो इसके लिए ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो ये आपके S के लिए हो गया। P के लिए निकालना हो तो यहाँ पे L की जगह क्या रख सकते हो? 1। D के लिए निकालना हो तो 2 और F के लिए निकालना हो तो 3। आप आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। कक्षीय कोणीय संवेग क्या निर्भर करता है? जिसका कक्षीय कोणीय संवेग प्रोपोर्शनल टू ऊर्जा। अगर आप लोग S, P और D और F की बात करते हैं तो इनमें सबसे ज्यादा कक्षीय कोणीय संवेग होता है F का। तो इसका मतलब F की ऊर्जा क्या होगी? सबसे ज्यादा F की, फिर किसकी होगी? D की, फिर किसकी होगी? P की, और फिर किसकी होगी? S की। इस आधार पर आप क्या निकाल सकते हो? ऊर्जा का क्रम भी ज्ञात कर सकते हो, F, D, P और S। F, D, P और S। और आपको यह पता होना चाहिए F के सभी कक्षक क्या होते हैं? समभ्रंश, समान ऊर्जा के। कैसे होते हैं? समान ऊर्जा के। सभी के कक्षक क्या होते हैं? समान ऊर्जा के। कैसे कक्षक होते हैं? समभ्रंश, अर्थात समान ऊर्जा के। ठीक है। और आपको यह भी पता है S कैसा होता है? गोल। P कैसा होता है? डंबल। D कैसा होता है? द्विडंबलाकार। और F कैसा होता है? जटिल। इसकी संरचना कैसे होती है? जटिल। ये भी याद कर लेना, S होता है गोल, P होता है डंबल, D होता है द्विडंबल और आपका F होता है जटिल। ये आपकी इनकी जो आकृति है उनकी जानकारी है। अब आपकी जो तीसरी क्वांटम संख्या आती है वो है आपकी